आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मोटरसाइकिल सवार ने युवक को मारी टक्कर, कहां जल शक्ति मंत्री ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण और कहां पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के बुलंदशहर थाना अरनिया क्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां नादल गांव से पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया है। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने i10 कार में सवार 2 आरोपियों को चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर पकड़ लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 अवैध राइफल 315 बोर, 3 तमंचा 315 बोर व 2 तमंचे 12 बोर व भारी मात्रा में जिंदा खोखा कारतूस बरामद किया है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितना असला बरामद हुआ है? देखिए, दिनांक 29/30 की रात में अरनिया के नागल गांव में मारपीट की एक घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग हुई थी और कुल 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे। इसमें एक के आंख के पास छर्रा लगा था, एक के कान में छर्रा लगा था, तीसरे को सामान्य चोट थी। जब अभियुक्तों के बारे में अभिसूचना संकलन और का गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो थाना प्रभारी को ये बात जानकारी में आई कि इनमें से अभियुक्त सौरभ और दुर्गपाल, ये 2 ऐसे हैं जो अपने ट्यूबवेल पे ये एक अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और ये लोग रात के समय उस ट्यूबवेल से वो सामान निकाल के भागने की फिराक में थे कि बीती रात लगभग 3:35 के आसपास उन्हें i10 कार के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 राइफल 315 बोर की देशी, 3 तमंचे 315 बोर के, 2 तमंचे 12 बोर के, 10 जिंदा कारतूस 315 का, 2 जिंदा कारतूस 12 बोर का, 2 खोखे कारतूस 12 बोर के, 1 खोखा कारतूस 315 बोर का बरामद किया गया है। इसके साथ ही अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण में नाल, पिलास, सणसी, रेती आदि, ब्लेड, हथौड़ा, पेचकस आदि जो भी आवश्यक सामग्री है जिसकी मदद से अवैध असलहे बनाए जाते हैं, वो सब इनके कब्जे से बरामद किया गया है। इनके 3 साथियों की और तलाश की जा रही है जो उस मारपीट की भी घटना में थे, साथ ही अवैध शस्त्र फैक्ट्री के व्यापार में सम्मिलित थे। सर, जैसा कि राइफल भी ये लोग बना रहे थे, राइफल को कितने पैसे में बेचते थे? क्या इसका कनेक्शन आने वाले विधानसभा चुनाव से भी था कि जांच में ऐसा कुछ निकल के आया है? नहीं, देखिए, अभी तक चुनाव के संबंध में इस तरह की कोई इंटेलिजेंस इनके पास से नहीं निकल के आ पाई है। इसमें जो 3 फरार अभियुक्त हैं मुख्य रूप से व्यापार का काम होता है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के जम्मूगढ़िया गांव में दोपहर लगभग 1 बजे एक मोटरसाइकिल सवार ने जम्मूगढ़िया के ही एक युवक नरेश मरांडी उम्र लगभग 25 वर्ष को धक्का मार दिया, जिससे उक्त युवक घायल हो गया है। बता दें, मोटरसाइकिल सवार सुबोध सोरेन उम्र लगभग 40 वर्ष काठीकुंड प्रखंड के सालदहा ग्राम का रहने वाला है, जो किसी काम से शिकारीपाड़ा आ रहा था। जम्मूगढ़िया में नरेश मरांडी सड़क पार कर अपने घर में घुस रहा था कि इतने में मोटरसाइकिल सवार सुबोध सोरेन ने आकर उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में सुबोध सोरेन मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, वहीं नरेश मरांडी को भी चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उठाकर शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहाँ दोनों का इलाज चल रहा है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में प्रखंड जीत से उत्साहित होकर तृणमूल कांग्रेस अब झारखंड में भी अपने पैर पसारने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी सिलसिले में आज दुमका जिले के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हाबिल इब्राहिम एवं जिला उपाध्यक्ष अल्फ्रेड हासदा के द्वारा शिकारीपाड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने प्रखंड तथा अंचल में फैले भ्रष्टाचार एवं आम नागरिकों को हो रही असुविधाओं पर चर्चा की और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ग्रामीणों की समस्या यथा आधार, राशन कार्ड, पेंशन, आवास से संबंधित समस्याओं को सूचीबद्ध कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा जाएगा, ताकि आम ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण हो सके और अबुआ राज में लोग निर्भीक होकर अपने हक को पा सकें। बता दें, इस बैठक में जिला अध्यक्ष हाबिल मरांडी के अलावा प्रखंड अध्यक्ष गुलाम सोरेन, प्रखंड सचिव रविलाल हासदा, बाबूधन हासदा, चुंडा बास्की समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये बताइए, आज जो आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, किस संस्था की ओर से कर रहे हैं और आप लोगों का उद्देश्य क्या है? हम लोग टीएमसी से कार्यरत हैं और टीएमसी के अभी हम लोग संगठन में हैं और हम लोग का समस्या लेकर के हम लोग आज को बैठक रखे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे, जैसे आधार कार्ड हो गया,
फिर आपका राशन कार्ड हो गया और इत्यादि जो पेंशन होता है ब्लॉक लेवल में जितना भी समस्या है उस समस्या को लेकर के हम लोग बैठे थे। हम लोग चाहते हैं कि इसमें जल्द सुधारा जाए, क्योंकि बहुत सारा त्रुटि परेशानी भी हो रहा है और इस परेशानी की वजह से ग्रामीण भी बहुत आने जाने में भी कष्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा। टीएमसी इसका समर्थन करता है कि आगे प्रशासन इस पे निदान करे और भरोसा करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निदान हो। तो इसके लिए क्या आप किसी उच्च अधिकारी से मिले? अभी तक तो मिले नहीं हैं, मिलने का प्रयास है, जल्दी मिलेंगे और जैसे ही अगर हम लोग अगर सर लोग अगर बोलते हैं कि मिलने के लिए अगर समय मिले तो हम लोग जल्द ही। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। हेलीकॉप्टर गोंडा पुलिस लाइन उतरा, जहां उसके बाद जल शक्ति मंत्री की अगुवाई में प्रभारी डीएम व एसपी ने उनका स्वागत किया। वहीं काफिले के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और सलामी मीटिंग हॉल में सांसद प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा, विनीत द्विवेदी, बीजेपी जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप उर्फ बम एवं अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए बताया कि नेपाल पानी छोड़ने से सरजू नदी खतरे के उफान पर बढ़ रही है, बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। टीम की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था, ब्लीचिंग की व्यवस्था, पैरासीटामोल, क्लोरीन की गोली के वितरण की व्यवस्था, सभी तरीके से यहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर चीज पर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने लग करके सभी बंदों पर लाइटिंग की व्यवस्था की है, जनरेटर लगा के रखा है और उस पर गश्त किया जा रहा है। हमारे एई एक्सीएन उन बंदों पर दौरा कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे सभी बंदे सुरक्षित हैं। पूरी तरीके से हमारा गोंडा सुरक्षित है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, नेपाल के पानी के कारण से और उत्तराखंड के पानी के कारण से जलस्तर अगर सरयू में बढ़ता है तो उसके कारण से राप्ती में, रोहिणी में भी जलस्तर रुक जाता है। जितना तेजी के साथ निकलना चाहिए नहीं निकलता, जिससे उसका जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण से हमारा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर का क्षेत्र कुछ प्रभावित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी बाढ़ के क्षेत्रों का दौरा उन्होंने बलिया का, गाजीपुर का और अपने इटावा, औरैया, हमीरपुर, जालौन और मिर्जापुर, वाराणसी सभी जिलों का उन्होंने दौरा किया है। आज जैसे पता चला कि कुछ क्षेत्रों में पानी बढ़ा है, तत्काल उन्होंने हमको निर्देशित किया और मैं उन्हीं के आदेशानुसार आज गोंडा में अभी आपके सबके बीच में हूँ। इसके बाद मैं बलरामपुर जाऊँगा, बलरामपुर से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए मैं गोरखपुर, सभी क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत करके पूरी तरीके से जनता जनार्दन के साथ सरकार खड़ी। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ललितपुर में युवक का 1 माह पूर्व मोहल्ले में झगड़े के दौरान चोट लगने से गंभीर हालत में रेफर किया गया था। युवक का 1 माह से इलाज चल रहा था, जहां आज युवक की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। युवक के परिजनों ने कार्रवाई करने को लेकर घंटाघर चौक पर शव रख कर जाम लगाया और कार्रवाई करने की मांग उठाई है। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और तब जाकर मामला शांत हुआ है। बता दें, पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद के बेसो नदी में मंगलवार करीब 12 बजे नदी में नहा रहे 2 बच्चों की नदी में डूबने की वजह से मौत हो गई। जहां बच्चों की डूबने की सूचना सुनते ही आसपास के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। जहां दोनों बच्चों को डूबे 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक डूबे हुए बच्चों का पता नहीं लग पाया। डूबे हुए बच्चों की तलाशी के लिए गाँव के 3 गोताखोर समेत 12 की संख्या में मछुआरे नदी में डूब कर बच्चों की तलाशी कर रहे हैं, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। सर, आज बेसो नदी में जो 2 बच्चे डूबे हुए हैं, अब तक क्या क्या प्रक्रिया की गई है? बेसो नदी में 2 बच्चे जो नाम था दिलशाद मालूम और दूसरा बच्चा है समीर जिनकी उम्र अब तक 12 वर्ष और 11 वर्ष है। और ये संज्ञान में आ रहा है कि दोनों लोग नहाने में आए हुए थे बेसो नदी, जो पता नहीं चला संभव के डूबे तलाश कराई जा रही है और गोताखोर भी ला लिए गए हैं और पूरा प्रशासन और
प्रयास करेंगे कि पूरा किया जाए। दोनों बच्चों की उम्र कितनी थी? एक लड़का जो किताब था उसकी उम्र 12 बताई जा रही है, जो तो बताया जा रहा है कि स्कूल पढ़ने आए थे, उसी के बाद यहाँ आ गए थे। संभावना ऐसी जताई जा रही है मीडियम हो गया, उसके बाद वो लोग जबकि पानी बह रहा है तेज बच्चे रहेंगे और अनुरोध ज़्यादा संभावना जो बताई जा रही है पानी तेज है, इसकी वजह से घटना घटी। प्रशासन की सूचना विभाग के साथ और उसकी प्रतिबंध पड़ेगा। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। झारखंड के लेस्लीगंज में बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी बेवजह ग्रामीणों को तंग न करें, विभाग अपने स्तर से सर्वे कराकर हर घर में बिजली मीटर लगाए एवं प्रति माह ग्रामीणों को बिजली बिल दे, जहां ग्रामीण स्वतः बिजली बिल विभाग को जमा करेंगे। उक्त बातें पाकी विधानसभा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने लेस्लीगंज सब स्टेशन में आयोजित हॉल टाइम बिजली सेल्समेंट से अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे, जहां कर्मचारी पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जितना संभव हो सके विभाग ग्रामीण को सहयोग करे और बिजली मुहैया कराए, क्योंकि पूरा विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। बिजली रहने से किसान अपनी सिंचाई में भी बिजली का उपयोग करेंगे और खेती से लाभ लेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। कौशाम्बी सदर तहसील के ग्राम सभा जलौली के कोठेदार नीरज देवी के पति गुलाब की मनमानी और घटतौली से गांव के लोग खासा परेशान हैं। कोठेदार से कार्ड धारकों से अधिक रेट व घटतौली को लेकर आए दिन किसी न किसी से विवाद होता रहता है। ग्रामीणों ने मंगलवार को जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि कोठेदार मनमानी करता है और घटतौली करता है। घटतौली का कोई कार्ड धारक विरोध करता है तो उसे राशन न देने की और राशन कार्ड कटवा देने की धमकी देता है। आखिर कोठेदार पर इतना अधिकारी क्यों मेहरबान है, ये एक जांच का विषय है। किस ग्राम सभा से हैं? ग्राम सभा जलौली। आप यहाँ पे डीएम साहब परिसर में आए हुए हैं, डीएम साहब के यहाँ क्या मामला लेके आए हैं? कोठेदार एक दिन हम खेत की तरफ जा रहे थे तो अचानक में शंकर महाजन गाड़ी खड़ी थी और कोठेदार गाड़ी में राशन बेच रहे थे, लदवा रहे थे और 30 सेकंड का हम वीडियो बना पाए। और फिर करण चाचा के पास फ़ोन किए, बुलाए, करण चाचा मौके से आए, देखे तो सही। और क्या मतलब जो पात्र लोग हैं उनको राशन सही तरीके से नहीं दिया जाता आपके गाँव सभा में? घटतौली की जाती है, 2 किलो 3 किलो राशन कम दिया जाता है। अच्छा, ये हर एक यूनिट कटवा दिया जाता है। अच्छा, ये हर एक आदमी के साथ नहीं, ये हर एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, किसी आदमी के साथ हो रहा है। किसी का 32 किलो का यूनिट है तो उसका 26 किलो उतर रहा है, किसी का 28 किलो उतर रहा है, किसी का 32 का 3200 किलो उतर रहा है, किसी को 32 की जगह में 35 किलो भी दिया जा रहा है। जो जैसे तो ये कब से चल रहा है ये मामला? हाँ, ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला सालों से चल रहा है ये। अच्छा, आपका नाम? करण सिंह। ठीक, डीएम साहब के यहाँ आए हैं, क्या शिकायत लेके आए हैं? जी, हमारे गांव में जो कोटा है, कोटे में घटतौली और पैसा ज़्यादा लेन देन के मामले में हम लोग यहाँ पे आए हैं और डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं। हमारा एक भतीजा खेत की तरफ जा रहा था तो उसने जब देखा कि गाड़ी शंकर महाजन की लोड हो रही है, शंकर महाजन महावा का बनिया है, वो खरीद करता है। हाँ, तो गेहूँ का रेट बढ़ा हुआ, इस समय 1875 रुपये रेट है मंडी का। तो वो मंडी का रेट बढ़ने की वजह से जो कोटे का गेहूं लद रहा था, तो हमारे भतीजे ने वीडियो बनाया 30 सेकंड का, तो कोटेदार ने हल्ला गुल्ला कर दिया कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तब इस लड़के ने मुझे फ़ोन किया। जब मैं फ़ोन करने के बाद जब मैं बाइक उठा के उधर गया, तो जब बाइक लेके उधर गया तो गाड़ी लोड हो रही थी मौके पे। हाँ, तो मैं इसको भी लेके वहाँ से चला आया कि चलो लोड होती है, होने दो, कोई मतलब नहीं है। इस विषय में हम लोग जिलाधिकारी के पास आए हैं। जी, वो राशन वैसे कहाँ, मतलब बेचने के पर्पज से ले जा रहे थे? जी, बेचने के पर्पज से गया ही है, शंकर महाजन महावा का है, उसी ने खरीदा है। जी, क्या आपके गांव के कोटेदार का मतलब कि घटतौली भी करते हैं? घटतौली भी करते हैं, पैसा भी ज्यादा लेते हैं। किस ग्राम? कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मंगलवार को अघोषित बिजली कटौती एवं बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर राजगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। राजगढ़ विधायक बापू सिंह तनवर अपने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती एवं बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर सड़क पर उतरे। पर झांझ मजीरे बजाते हुए विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजगढ़ बिजली विभाग के अधीक्षक यंत्री कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के दीवारों पर शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ नारे लिखे। जगह जगह कार्यालय की दीवारों पर लिखा मामा थारा राज में मच्छर खा गया रात में लिखने के बाद विद्युत विभाग के अधीक्षक यंत्री
संपूर्णानंद शुक्ला के कार्यालय की मेन गेट पर ताला जोड़ दिया गया और विधायक बापू सिंह अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की है। आपने तो कहा था कि मैं सुबह ऑफिस में मिलूंगा। देखिए, झूठ मत बोलिए, आप आइए और हमारे देखो हमारे कार्यकर्ता हमारे किसान भाई यहाँ आए हुए, आप उनसे बात करिए, ठीक है। ऐसा अगर करेंगे ना तो हम सारे दफ्तरों में ताला लगा देंगे। फिर आप आना ही मत यहाँ, फिर आप आना ही मत आप यहाँ, ठीक है। अब आप फील्ड में ही रहिए, आप कहीं रहिए, मतलब आप कोई जिम्मेदारी आपकी बनती कि नहीं बनती? ऐसा है आप जिस तरीके से कनेक्शन काट रहे हैं, आज गांव की बिजली काट रहे हैं, ये अराजकता मचा रखी है आपने, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आया? आज जन सुनवाई कहाँ है? और आज जन सुनवाई है, आज जनता यहाँ आपसे सवाल जवाब करने के लिए आई। आपको जनता की देखिए, सरकार को आपको जवाब देना पड़ेगा। आज है मंगलवार का दिन और हम आपके दफ्तर में जन सुनवाई के लिए आए और आप भाग नहीं सकते उससे। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा कि आप आज मंगलवार का दिन था और हम जन सुनवाई लेकर के आपके दफ्तर में आए और आप दफ्तर से भाग गए। ये इसका जवाब देना आपको भारी पड़ेगा और आपको पता था कि हम आने वाले, और इसके बाद आप दफ्तर छोड़ के चले गए। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही साथ हर ग्राम सचिवालय में एक सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती होगी। जनपद उन्नाव तहसील हसनगंज के क्षेत्र ग्राम पंचायत चांदपुर इलाइया में पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती के उपलक्ष्य में सेक्रेटरी हिमांशु यादव, प्रधान दिलीप राजपूत और प्रशासनिक सदस्य की अध्यक्षता बैठक की गई तथा आवेदनकर्ताओं को जानकारी दी गई, कार्यभार के बारे में जानकारी दी गई तथा आवेदनकर्ताओं को उनके पूर्णांक भी बताए गए। कुल आवेदन 14 लोगों ने किया था, जिनमें 3 लोगों के अधिक पूर्णांक बताए गए हैं तथा वहीं प्रधान दिलीप राजपूत ने बताया कि खुली बैठक की गई है, यहाँ से लिखित कार्रवाई की जा रही है। प्रधान जी, ग्राम पंचायत में बैठक की गई है, इस बैठक का क्या मान है और किस लिए बैठक की गई है? आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ग्राम पंचायतों में सचिवालय बने हुए हैं, पंचायत भवन बने हुए हैं, उसमें सरकार द्वारा एक ऑपरेटर रखने के लिए नियुक्ति होना है, उसी के उपलक्ष्य में ये बैठक रखी गई है। और इस बैठक में सबसे हाईएस्ट नंबर ये मांगे गए थे, अपना आवेदन मांगा गया था। 14 आवेदन प्राप्त हुए। लोग हाईएस्ट नंबर हैं? 14 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। 14 लोगों में 3 लोगों का हाईएस्ट नंबर है दीपा कुमारी, और दूसरे नंबर पे है ऋषभ दीक्षित, तीसरे नंबर पे है कामिनी वर्मा। और इसमें यहाँ से इस बैठक में उनको ऑपरेटर के बारे में क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं? इस बैठक में जानकारी जो दी गई है, इसमें चयन होने के बाद जिले पर से चयन होगा। यहाँ से सिर्फ अभी लिखित में कार्यवाही हो रही है, जिले से चयन होगा और जिले में चयन होने के बाद में या सचिवालय में ये जो मिनी सचिवालय, इसको बहुत अच्छे से ढंग से बनाया जाएगा, इसका नवनिर्माण भी कराया जाएगा। तो इसमें इस डाटा कम ऑपरेटर को बैठना है और 10 बजे से शाम तक इसको 4 से 5 बजे तक बैठना है। उसके बाद में जो भी गाँव की दिक्कतें हैं वो यहाँ सुनेंगे और उसके बाद में यह अध्यक्ष जी को अवगत करें। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।